हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं भी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्लैब में हम रेनफोर्समेंट को कैसे प्रोवाइड करते हैं और कौन कौन सी नंबर ऑफ बार्स रहती हैं स्लैब में, और स्लैब में हम रेनफोर्समेंट को क्यों डालते हैं, उसका क्या काम होता है। तो जो भाई वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, नंबर ऑफ बार्स की बात करूँ मैं आपको, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की बार रहती हैं। तो सबसे पहले जो हम नीचे प्लेस करते हैं उसका नाम मेन बार है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी मेन बार रहती है। कैमरामैन जरा आगे आ जाइए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे नीचे वाली बार यहाँ पे प्लेस की गई है, इसी को मेन बार कहते हैं। तो ये शॉर्टर साइड से भी हो सकती है, लॉन्गर साइड से भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग के ऊपर। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार आती है इसकी, जो इसके ऊपर पड़ी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। स्पेसिंग की बात करूँ तो ये 300 mm की स्पेसिंग इसमें रहेगी, सेंटर टू सेंटर। और बार के डाय की बात करूं तो ये 10 mm का डाया रहता है। तो एज पर ड्राइंग के हिसाब से इसको हम प्लेस करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं क्रैंक बार की, जिसको हम बैंड अप बार भी कहते हैं। तो जरा आ जाइए कैमरामैन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ये बार ऊपर से प्लेस की गई है, इसको हम क्रैंक बार कहते हैं या बैंड अप बार कहते हैं, जो सीधी हमारे बीम के टॉप से आई हुई है और यहाँ पे इसको क्रैंक मार दी है या बेंड कर दिया है इसको यहाँ पे। तो इसका एक दिया होता है मेजरमेंट, जिसके हिसाब से इसको हम यहाँ पे क्रैंक मारते हैं, बेंड अप करते हैं। तो कई जगह पर आपको 1 मीटर 20 सेंटीमीटर भी दिया होगा, कई जगह आपको 1 मीटर भी दिया होगा। तो इस तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हो। अगर बात करें मैं PWD स्पेसिफिकेशन की, तो उसमें आपको ड्राइंग में बताया गया होता है कहाँ पे आपने क्रैंक मारनी है। अगर बात करें BSNL की, तो वहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला लगाना पड़ता है, उस हिसाब से फिर क्रैंक को मार सकते हैं। तो आप इसकी विड्थ देख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.15 से। अगर आपका स्पैन क्लोज हो जाता है तो वो आपकी क्रैंक की लेंथ निकल जाएगी। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे ये वाला हमारा स्पैन है यहाँ पे, यहाँ से लेके वहाँ तक, तो ये वाला स्पैन हमारा 4 मीटर का है। तो 4 मीटर को हम डिवाइड कर देंगे 15 से, 0.15 से। तो जो हमारी वहाँ पे वैल्यू आएगी, तो यहाँ से उस वैल्यू को हम बीम से यहाँ तक यहाँ तक हम सेंटर तक छोड़ेंगे, तो वहाँ पे हम इसको क्रैंक मारेंगे। तो ये तो होगी क्रैंक की बात। इसके बाद इसके ऊपर हम टॉप बाइंडर डालते हैं, जहाँ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टॉप बाइंडर है जो आपकी क्रैंक के नीचे से पड़ते हैं। तो इसकी स्पेसिंग आपको 150 mm सेंटर टू सेंटर दी गई है। तो इसको इसके नीचे प्लेस करते हैं। उसके ऊपर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्रैंक आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये यहाँ पर आपको चेयर देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके की चेयर रहती है। तो ये भी आपका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है इसका। इसमें आपको 80 सेंटीमीटर की चेयर भी देखने को मिलेगी, 85 सेंटीमीटर की चेयर भी देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग के हिसाब से, जिस हिसाब से आपको ड्राइंग में दी गई है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ज़रा यहाँ बताएंगे, यहाँ पे एक और बार यहाँ पे प्लेस की गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये बार टॉप एक्स्ट्रा बार है, जो जब आपकी क्रैंक बार पड़ जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो उसके ऊपर से इसको डाला जाता है। तो ये भी आपको ड्राइंग में दिया होता है कि हिसाब से आपने डालनी है। बीम के सेंटर से 1.15 होती है, कई बार 1.85 होती है, इस हिसाब से आपने डालनी है, मेन साइड और डिस्ट्रीब्यूशन साइड। तो बात करें स्लैब के बारे में, तो स्लैब भी 2 टाइप के होते हैं, एक 1 वे स्लैब होता है और एक 2 वे स्लैब होता है। तो 2 वे स्लैब क्या होता है और 1 वे स्लैब क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, 1 वे स्लैब की बात करूं तो जो हमारा छज्जे का पोर्शन होता है, उसमें हमारा 1 वे स्लैब रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें हमारे जिस पोर्शन में हमारे स्लैब को ओनली 2 या 3 सपोर्ट्स लगी होती हैं, एक साइड से उसमें कोई सपोर्ट नहीं होती है, तो उसको हम 1 वे स्लैब कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक यहाँ पे बीम है, एक यहाँ पे बीम है, एक यहाँ पे बीम है और बाहर की साइड बीम नहीं है, तो इसको हम 1 वे स्लैब कहते हैं। और बात करें 2 वे स्लैब की, तो 2 वे स्लैब वो स्लैब होता है जिसमें चारों तरफ सपोर्ट दी जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, चारों तरफ बीम की सपोर्ट यहाँ पे स्टील को प्रोवाइड कराई गई है, जो भी हमारा स्लैब का सरिया है। तो इसको हम 2 वे स्लैब कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मोटा मोटा वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होता है। बाकी इसमें जो लेंथ और विड्थ होती है वो ग्रेटर देन 2 होती है, तो वो आपकी वन वे स्लैब में होती है। और लेस जिसमें लेंथ और विड्थ लेस देन 2 होती है तो वो आपका टू वे स्लैब होता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे डिटेलिंग आपको दी गई है स्लैब में। जैसे तो इस तरीके का यहाँ पे स्लैब बांधा हुआ है। क्रैंक की बात करूँ तो बेंड अप बार जिसको हम कहते हैं, तो कुछ इस तरीके की डाली हुई है। कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे ड्राइंग में नहीं बताया होता है, तो आपको जो है वो खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी कहा था, हम इसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग देखेंगे, क्या सेंटर टू सेंटर इसकी लेंथ देखेंगे क्या लेंथ रहने वाली है। अगर आपका स्पैन आगे की तरफ बढ़ रहा है तो आपने यहाँ पे क्लियर स्पैन मल्टीप्लाई बाय 0.25 उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो लेंथ आएगी वहाँ पे आपने जो है यहाँ पे क्रैंक मार देनी है या बैंड अप कर देना है इसको। अगर आपका स्पैन आगे क्लोज हो रहा है तो वहाँ पे आपने क्लियर स्पैन मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो जिस हिसाब से आपकी जो है लेंथ निकल जाएगी बेंड अप बार की। तो बात करते हैं किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं सरिये को। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ बारें कैलकुलेट की है। तो किस तरीके से आप स्टील को कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन बार एट बॉटम। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो हम नीचे वाली बार डालते हैं उसको हम मेन बार कहते हैं। तो यहाँ पर आगे नंबर दिए हुए हैं 2। तो एक स्पैन में हमारी एक तरफ जो हमारे 2 रूम है वहाँ पर हमारी बार लगी है 20 विद छज्जा। तो उसको आगे तरफ मैंने 2 लिख दिया, तो मल्टीप्लाई हो गया, दोनों साइड के हमारी बारें निकल गई, कितनी होगी 40 होगी। फिर इसमें बाद में डाया आ गया 10 mm का। इसके बाद लेंथ आएगी, टोटल लेंथ कितने रहने वाली है, तो ये 28 मीटर के राउंड है। तो लेंथ मैं बाद में इसमें डालूंगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार एट बॉटम, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है इसके ऊपर से पड़ी है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार के बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी 14 आ गई है। तो हमारे यहाँ पर 6 पैनल है तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। तो लेंथ इसकी 12 मीटर है, तो उस हिसाब से हमारी जो है नंबर तो इस हिसाब से हमारी लेंथ जो है निकल जाएगी इसकी। उसके बाद इसको हम 0.64 से मल्टीप्लाई करके इसका वेट जो है किलोग्राम में निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हमारी बेंड अप बार आ गई, जो हमारी मेन बार है जिसको हम क्रैंक बार भी बोलते हैं। तो इसमें हमारी एक पैनल में या बोल सकते हैं हमारी एक साइड में 6 बारें लगी हैं। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो दोनों साइड की हमारी बारें निकल जाएंगी। और लेंथ हमारी 28 मीटर के अराउंड है हमारी लेंथ, तो उस हिसाब से हमारी लेंथ निकल जाएगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट बार रहने वाली है वो है बेंड अप बार टू डिस्ट्रीब्यूशन। बेंड अप बार डिस्ट्रीब्यूशन मैं बताना चाहूँगा आपको। जो यहाँ पर बेंड अप बार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो यही बेंड अप बार है जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पड़ी हुई है। मेन साइड की बात करूँ तो मेन साइड वाली बार ये वाली रहने वाली है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली बार रहने वाली है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ बेंड अप बार डिस्ट्रीब्यूशन, तो 6 नंबर यहाँ पर एक पैनल में लगे हैं। तो 6 पैनल है हमारे, तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। बाद में लेंथ हमारी 12 मीटर है, तो 12 मीटर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल लेंथ निकल जाएगी। उसके बाद आपको पता है वेट निकालना पड़ेगा इसका। वेट का मैंने बता दिया, 0.64 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार आएगी जो मेन तरफ हमारी पड़ रही है, जो मेन साइड हमारी पड़ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यही हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार है जो मेन साइड से हमारी पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तो थोड़ा स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं तो उतना क्लियर आपको नहीं दिखेगा। तो ये हमारी हो गई टॉप एक्स्ट्रा टू मेन साइड। बाकी इसके बाद हमारी आ गई टॉप एक्स्ट्रा एट डिस्ट्रीब्यूशन साइड। तो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन साइड वाले मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वाली बार है जो यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे एंड होगी। इसके बाद टॉप बाइंडर बताऊँगा मैं आपको। टॉप बाइंडर एट मेन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो बाइंडर एट मेन जो यहाँ पे क्रैंक से पीछे की तरफ पड़े हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारी क्रैंक बार स्टार्ट हुई और यहाँ से जो बाइंडर पीछे की तरफ पड़े हुए हैं इनको हम बाइंडर बोलेंगे मेन साइड वाले। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडर भी आपको बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडर जो आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं शॉर्टर साइड में, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडर है। और इसके बाद आएगी हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार थ्रू आउट फॉर छज्जा, तो बताऊंगा आपको उसके बारे में।
तो ये वाली बार आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम टॉप एक्स्ट्रा बार बोल सकते हैं, जो थ्रू छज्जे से होके आई हुई है और सीधी यहाँ पर आगे जाके ख़त्म हो रही है। यहाँ पर ख़त्म होने से इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलेंगे, जो टॉप एक्स्ट्रा बार बोलेंगे इसको। इसके बाद टॉप एक्स्ट्रा मेन, जो हमारी ये वाली बार आई हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एंड होगी, तो ये हमारी मेन वाली बार है। इसके बाद चेयर की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके की चेयर यहाँ पे प्रोवाइड की होती है, जिसका साइज 0.80 भी होता है और 0.85 भी होता है सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसको प्रोवाइड करते हैं। बाकी यहाँ पे आप कवर देख रहे हो, कवर यहाँ पे आपको 2.5 सेंटीमीटर का प्रोवाइड किया जाता है स्लैब में, और कॉलम में आपको कवर 40 सेंटीमीटर का दिया जाता है, फुटिंग में आपको कवर 5 सेंटीमीटर का दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से कवर प्रोवाइड किए जाते हैं। बीम में भी आपको 25 का दिया जाता है, बट स्लैब में कई केस में ऐसा होता है कि आपको कवर 2 सेंटीमीटर का भी प्रोवाइड किया जाता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम जो है स्लैब में या बीम में, कॉलम में रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसमें स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो हमारी कंक्रीट है वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है और टेंशन में वीकर होती है। स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन, वीकर इन टेंशन। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप उसके ऊपर से कोई फोर्स डालते हो, जैसे कॉलम है तो इसके ऊपर अगर ऊपर से आप फोर्स डालोगे विदाउट स्टील, तो वो रजिस्ट कर लेती है कंक्रीट। बट आप साइड से अगर उसको जैसे ऊपर से डालोगे लोड, तो कंक्रीट आपकी जो है लोड ले लेती है। बट जब आप साइड से डालते हो लोड, तो वो कहीं ना कहीं उसका फेलियर हो जाता है या रप्चर हो जाता है, वो टूट जाती है। तो वही उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो वैसा ही स्लैब का केस है। तो जैसे ये वाली हमारी ऊपर वाली कंप्रेशन की साइड होती है, तो नीचे वाली हमारी टेंशन की साइड होती है। तो जैसे भी ऊपर से कोई लोड पड़ता है इसके ऊपर, तो हमारी कंक्रीट जो है टेंशन में वीकर होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसका फेलियर हो सकता है या वो टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है। तो इसलिए उसको टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हम इसमें स्टील प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लाइव लोड, डेड लोड को रजिस्ट कर सके, उसको ले सके। तो इसीलिए हम इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बात करें स्लैब की थिकनेस की, तो स्लैब की थिकनेस आपकी 15 सेंटीमीटर की भी होती है, 20 सेंटीमीटर की भी होती है। तो डिपेंड करता है लोड के अकॉर्डिंग, किस तरीके से उस स्ट्रक्चर के ऊपर फ्यूचर में लोड पड़ेगा, तो उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। तो मिलते हैं ऐसे एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।